आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डीसी जाट पर स्वागत है। भूगोल कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 40 अंक, खंड ए। भूविकल्पीय प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? ए प्रतिकूल जलवायु, ये प्रतिकर्ष कारक है। जलाभाव, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। महामारियां, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। डी चिकित्सा सुविधाएं, तो सी उत्तर होगा डी चिकित्सा सुविधाएं, ये अपकर्ष कारक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से मानव विकास का स्तंभ नहीं है? उत्पादकता है, समता है, सशक्तिकरण है, बी कल्याण नहीं है। तो सी उत्तर होगा बी, कल्याण जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तीसरा, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? काल खोज या कोल खोज। सही उत्तर होगा ए कोल खोज। चौथा, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं: तेल पतन, औद्योगिक वर्गीकरण, नौसेना और विस्तृत पतन। सही उत्तर होगा डी विस्तृत पतन। संसार के अधिक महान पतन विस्तृत पतन कहलाते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से गैरीसन या छावनी नगर नहीं है? तो अंबाला छावनी नगर है, जालंधर छावनी नगर है, उधमपुर छावनी नगर है, चंडीगढ़ ये छावनी नगर नहीं है। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है। छठा, निम्न में से कौन सा भू उपयोग सहवर्ग नहीं है? तो प्रतिभूमि सहवर्ग है, निवल बोया गया क्षेत्र सहवर्ग है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सहवर्ग है, सीमांत भूमि ये सहवर्ग नहीं है। तो आपकी कक्षा 12 में 9 सहवर्ग दिए हैं। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा बंजर एवं व्यर्थ भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, चौथा स्थायी चरागाह क्षेत्र, पांचवा विविध तरु और फसलों उपवनों के अधीन क्षेत्र, छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां वर्तमान प्रतिभूमि, आठवां पुरातन प्रतिभूमि और नौवां निवल बोया गया क्षेत्र। ये इनमें से सीमांत भूमि नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से रबी की ऋतु की फसल नहीं है? गेहूँ रबी है में, सरसों भी रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, कपास ये रबी की फसल नहीं है, कपास खरीफ की फसल है। सही उत्तर होगा डी कपास। 8वां, भारत में पहली रेल लाइन कब निर्मित की गई? 1853। सही उत्तर होगा ए 1853, मुंबई और ठाणे के बीच में, और यहीं पहली रेलगाड़ी चली थी। रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 9वां, मानव विकास के उदाहरण का प्रतिपादन के द्वारा किया गया? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। सही उत्तर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। 10वां, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है अपतरण। तो यहाँ आएगा अपतरण या ऑफशोरिंग। तो जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे अपतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। 11वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16 है। 12वां, को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया? 1 जनवरी 15 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। खंड ब, सेक्शन ब, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इन प्रश्नों के उत्तर एक अलग से स्लाइड बनाकर दिए गए हैं, तो अलग स्लाइड में इनके उत्तर हम करेंगे। ये केवल प्रश्न पढ़ लेते हैं। 13वां, रेंट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। 14वां, WTO का पूरा नाम क्या है? 15वां, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की विधि का नाम बताइए। 16वां, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? खंड स, लघुत्तरात्मक प्रश्न। 17वां, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, वर्णन करें। 18वां, चलवासी पशुचारण वाणिज्यिक पशुपालन में कोई 2 अंतर बताइए। 19वां, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग महानगरीय परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। 20वां, पर्यटन को समझाइए। 21वां, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। 22वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाओं का वर्गीकरण
कीजिए। प्रश्न 23 पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। 24वां प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है बताइए। खंड द निबंधात्मक प्रश्न। 25वां संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए निम्न पर। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, फिर इनका अथवा है उत्तरी अमेरिकन अटलांटिक समुद्री मार्ग, इनका अथवा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का वर्णन कीजिए। व सुएज नहर मार्ग की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 26 भारत में खनिज सांद्रित पट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। इसका अथवा है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर आगे 27वां प्रश्न 27 दिए गए स्थानों को विश्व मानचित्र में दर्शाइए। डेनमार्क, कैलिफोर्निया, ब्राजील और न्यूजीलैंड। 28वां दिए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तारापुर, रावतबाटा, नरोरा और केंगा। तो अब हम इनको एक स्लाइड में हल करते हैं। खंड स प्रश्न 13 रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। उत्तर आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। प्रश्न 14 WTO का पूरा नाम क्या है। उत्तर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न 15 राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की विधियों के नाम बताओ। उत्तर खाड़ीन, खड़ीन, जोड़ व टांका राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां हैं। प्रश्न 15 सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। उत्तर सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। प्रश्न 16 भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्य कृषि है। 2 अंगूर की खेती भूमध्य क्षेत्र की एक विशेषता है। तीसरा ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के दोनों किनारों पर ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट, दक्षिणी कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में प्रचलित है। चौथा यह कृषि मुख्यतः यहाँ की लंबी ग्रीष्म ऋतु व शीतकालीन वर्षा से प्रभावित रहती है। 5वां ये रसीले फलों के लिए विख्यात है जिनमें संतरा, नींबू, सिट्रॉन, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल हैं। प्रश्न 18 चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर बताइए। उत्तर पहला है चलवासी पशुचारण में चरवाहे चारे और जल की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, जबकि व्यापारिक पशुपालन में चारे व जल की व्यवस्था एक ही स्थान पर की जाती है। दूसरा चलवासी चरवाहे अविकसित तथा प्राचीन पद्धति से पशुपालन करते हैं, जबकि व्यापारिक पशुपालन में विकसित व आधुनिक पद्धति से पशुपालन करते हैं। तीसरा चलवासी पशुपालन एक जीवन निर्वाह पद्धति है, जबकि व्यापारिक पशुपालन एक व्यावसायिक गतिविधि है। चौथा चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, जबकि व्यापारिक पशुपालन में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। प्रश्न 19 अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या करें। उत्तर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में निर्मित अधिकांश उत्पादों की मांग महानगरों में अधिक है, साथ ही प्रौद्योगिकी व कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध है। अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं। प्रश्न 20 पर्यटन को समझाइए। उत्तर पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग घूमने या देखने के लिए अपने घर से दूर या बाहर जाते हैं। इसमें विभिन्न स्थानों, परंपराओं, संस्कृतियों और प्राकृतिक सुंदरताओं का आनंद लिया जाता है। सरल शब्दों में पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लिए की जाती है। पर्यटन एक गतिशील और बहुआयामी वैश्विक उद्योग है जिसमें लोगों को अपने सामान्य वातावरण से परे अवकाश, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए गंतव्यों तक ले जाना शामिल है।
ये कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोजगार, राजस्व सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान देता है। ये कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोजगार, राजस्व सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान देता है। प्रश्न 21, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर है, यानी 58.2% जनसंख्या सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में रोजगार का मुख्य साधन कृषि ही है। जब तक गांव में रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक कृषि सेक्टर में सर्वाधिक श्रमिक संलग्न रहेंगे। प्रश्न 22, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाओं का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है। यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रावस्थाओं को दर्शाती है। भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास को 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। प्रावस्था क, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर 0.31% कम हो गई। प्रावस्था है, 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या वृद्धि की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी। प्रावस्था ग, 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। इस दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक उच्च रही और जनसंख्या दुगनी हो गई। प्रावस्था घ, 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही, परंतु मंद गति से घटने भी लगी है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देश की कुल अथवा निरपेक्ष जनसंख्या घट गई। इसका अभिप्राय केवल यह है कि जनसंख्या बढ़ने की गति पर थोड़े ब्रेक लग गए हैं। लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन कम गति से। प्रश्न 23, पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। उत्तर, पतन और पोताश्रय में अंतर। पतन समुद्र तट पर जलपोतों के ठहरने का वह स्थान जहाँ पर पानी के छोटे बड़े जहाजों में सामान लादने उतारने की सभी सुविधाएं होती, सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की भी सुविधा होती है। पतन व्यापार के द्वार होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि से सड़कों और रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, जबकि पोताश्रय कटे पटे समुद्र तट पर खाड़ियों पर प्राकृतिक पोताश्रय स्थल होते हैं जहाँ जहाज समुद्री लहरों और तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जहाँ जहाज समुद्री लहरों और तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं अथवा कुछ समय आराम करने की दृष्टि से लंगर डाल लेते हैं तथा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 24, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों, उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु और भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक उन पदार्थों, उत्पादों को प्रदूषक कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु और भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अर्थात प्रदूषक वे हैं जो प्रदूषण को फैलाते हैं। खंड द, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 25, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पार साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसका चूरू जिले वाले पेपर में इसका उत्तर किया जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर अर्धवार्षिक जिला चूरू पेपर 1 में बताया जा चुका है। दूसरा, पार कैनेडियन रेल मार्ग,
अथवा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ब स्वेज नहर मार्ग। स्वेज नहर मार्ग, इस प्रश्न का उत्तर भी अर्धवार्षिक जिला चूरू पेपर में बताया जा चुका है। तो अब हम केवल पार कैनेडियन रेल मार्ग का यहाँ अध्ययन करेंगे आगे। उत्तर, पार कैनेडियन रेल मार्ग अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित सेंट जॉन व हैलिफैक्स बंदरगाहों को पश्चिम में प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह से मिलाता है। इसका निर्माण 1886 में हुआ तथा इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। ये रेल मार्ग हैलिफैक्स बंदरगाह से शुरू होकर कनाडा के व्यापारिक नगर मॉन्ट्रियल पहुंचता है। यहाँ से ओटावा नदी के किनारे होता हुआ कनाडा की राजधानी ओटावा, जो लकड़ी, लुगदी, वन्य उत्पाद, कागज व हल्के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, पहुंचता है। यहाँ से ह्यूरन झील के उत्तर में स्थित सडबरी नगर पहुंचता है, जो बड़ा खनन केंद्र है। यहाँ से ये ओटेरियो पठार को पार करके कनाडा के प्रेरी प्रदेश में विनिपेग नगर पहुंचता है, जो विश्व प्रसिद्ध गेहूं मंडी है। यहाँ से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ ये रेल मार्ग रेजिना नामक नगर होते हुए रोकीज पर्वत की तलहटी में कैलगेरी पहुंचता है। यहाँ से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से होता हुआ फ्रेजर नदी के मुहाने तथा प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर पर समाप्त होता है। प्रश्न 25 का, अथवा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दूसरा, ब स्वेज नहर मार्ग। इसका उत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा जिला चूरू पेपर प्रश्न में बताया जा चुका है। तो यह उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। एक, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला यह जल मार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को जोड़ता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग में सभी समुद्र मार्गों का सबसे बड़ा यातायात है। दुनिया के व्यापारिक जहाज़ों के भार के लगभग 1/4 हिस्से इसी मार्ग पर कार्य करता है। मात्रा और माल की विविधता में ये मार्ग अभी तक किसी भी अन्य से अधिक है। ये महासागर मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इस कारण इसे ग्रैंड ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। ये मार्ग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उन लोगों के साथ पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को जोड़ता है। ये दो क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और अत्यधिक विकसित क्षेत्र हैं। विनिर्मित वस्तुओं की बड़ी मात्रा, वस्त्र, रसायन, मशीनरी, उर्वरक, इस्पात, शराब आदि इन बंदरगाहों से उत्तरी अटलांटिक के संयुक्त राज्य और कनाडा में निर्यात की जाती है। बदले में कनाडा और अमेरिका से यूरोप को निर्यात लकड़ी, मछली, गेहूं, कच्चा कपास, तंबाकू, तेल, मशीनरी, वाहन, धातु और कागज आदि रसायन पूर्ति होते हैं। प्रश्न 26, भारत में खनिज पेटियों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, भारत में खनिज पेटियों का वितरण। एक, भारत में खनिज सामान्यतः 3 व्यापक क्षेत्रों या पेटियों में केंद्रित हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। ये देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पट्टी में लोहे, एस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार हैं। दूसरा, दक्षिणी पश्चिमी पठारी पेटी। इस पट्टी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ तक अनेक एलोय धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार हैं। तीसरा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पट्टी। अरावली का राजस्थान में एवं गुजरात का हिस्सा तथा खनिज धारवाड़ प्रणाली की चट्टानों से संबंधित है। यहाँ खनिज अधिकतर एलोय खनिज, यूरेनियम, नीलम, पेट्रोलियम, अभ्रक, बेरिलियम, जिप्सम और पन्ना प्रमुख है।
चौथा क्षेत्र हिमालय एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि है, लेकिन इसका अधिकांश विकास नहीं हुआ है। प्रश्न 26 का अथवा। भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा जिला चूरू पेपर प्रथम में बताया जा चुका है। प्रश्न 27 दिए गए स्थानों को विश्व मानचित्र में दर्शाइए। डेनमार्क, कैलिफोर्निया, ब्राजील और न्यूजीलैंड। तो मैप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिखाना है हमें डेनमार्क। तो ये है डेनमार्क, यहाँ पर ये ब्रिटेन और ब्रिटेन के पास ये यहाँ पर स्थित है ये डेनमार्क। तो विश्व मैप में यहाँ डेनमार्क स्थित है, ये हमें डेनमार्क दिखा देंगे यहाँ डेनमार्क। दूसरा है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है। यूएसए का ये है यूएसए का ये प्रांत है, ये जो है ये है कैलिफोर्निया। तो ये कैलिफोर्निया प्रांत हम यहाँ दिखा देंगे। फिर आगे ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ये है ब्राज़ील, ये पूरा क्षेत्र है ब्राज़ील, यहाँ लिख देंगे हम ब्राज़ील। इसके बाद न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व में यहाँ स्थित है ये न्यूजीलैंड, जो इसमें अपने ढंग से आया नहीं है, यहाँ है ये न्यूजीलैंड, इसे हम ये न्यूजीलैंड दिखा देंगे। इस तरह से ये चारों स्थान पूरे हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न 28 दिए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। पहला है तारापुर, दूसरा राउतबाटा, तीसरा नरोरा और डी केंगा। तो तारापुर का है मुंबई के पास है। तो इस मैप को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो तारापुर यहाँ स्थित है मुंबई के पास में। तो ये मुंबई के पास में यहाँ स्थित है तारापुर। तो ये तारापुर दिखा दिया हमने यहाँ। दूसरा राउतबाटा राजस्थान के दक्षिण में यहाँ स्थित है लगभग। तो यह हमने ये दिखा दिया राउतबाटा, ये राउतबाटा हो गया। इसके बाद नरोरा यहाँ उत्तर प्रदेश में है। तो इसे उत्तर प्रदेश में यहाँ दिखा देंगे हम, नरोरा उत्तर प्रदेश में। केंगा कर्नाटक, गोवा के पास में कर्नाटक में यहाँ स्थित है ये, कर्नाटका में यहाँ ये केंगा। इस तरह से ये चारों स्थान पूरे हो गए। एक बार पुणे, ये है तारापुर, ये राउतबाटा, यहाँ ये नरोरा और यहाँ ये केंगा स्थित है। इस तरह ये पेपर पूरा हुआ।